नमस्कार, जय हिंद। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आप सबको ढेर सारी बधाई, खूब शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह ऐतिहासिक मौका मिला कि वो आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर लाल किले से देश को संबोधित करें। उनका इस मौके पर दिया गया भाषण कई मायनों में बहुत अद्भुत था। एक स्टेट्समैन की तरह था, एक बड़े नेता की तरह था। लेकिन इसी भाषण से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा भी तय कर दिया है। उन्होंने देश के संकल्प, सामर्थ्य, सिद्धि, इन तमाम बातों की चर्चा की। पुनर्जागरण की बात की, उन्होंने पुरुषार्थ की बात की। इन सारी बातों के बीच उन्होंने कई बातें ऐसी कही जो शुद्ध रूप से राजनीतिक थी, जिनका मकसद राजनीतिक था, और उनसे 2024 का एजेंडा सेट हुआ है। उसमें सबसे पहली बात जिसका जिक्र किया जाएगा वो है स्थिर सरकार और राजनीतिक स्थिरता की। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में काफी विस्तार से इस बारे में बताया। अब इस बात को आप इस संदर्भ में देखें कि सारी विपक्षी पार्टियां क्या राजनीति कर रही हैं। समूचा विपक्ष, खासतौर से अगर अभी आप बिहार के घटनाक्रम को देखें तो बार बार ये कहा गया कि अगर 40 सीटें कम करा दी तो बहुमत से नीचे का आंकड़ा हो जाएगा। किसी ने कहा कि ये आंकड़ों का खेल है, 272 के नंबर का खेल है। अगर 50 सीटें कम हो गई तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। इन सब से एक नैरेटिव, एक विमर्श देश में यह बन रहा है कि विपक्षी पार्टियां मिलकर के किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चुनाव से जो बहुमत मिल रहा है उसको कम कर दें। बहुमत कम हो जाए, सरकार अल्पमत में आ जाए, एक लूली लंगड़ी सरकार बने, ये एक नैरेटिव बन रहा है। प्रधानमंत्री ने उसका कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने राजनीतिक स्थिरता की बात की। और राजनीतिक स्थिरता और सत्ता, सरकार की स्थिरता, एक मजबूत सरकार का जिक्र किया। उसका सीधा मतलब था, उन्होंने देश के लोगों को बताया। उन्होंने कहा, उनके शब्द थे कि अगर राजनीतिक स्थिरता होती है तो आपको पता है, प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे कैसा विकास होता है। उन्होंने देश के लोगों से कहा कि नीतियों में तेजी आती है, समावेशी नीतियां बनती है, यानी जिनसे सबका विकास हो, ऐसी नीतियां बनती हैं। अगर सरकार स्थिर हो, राजनीतिक स्थिरता हो, तो देश का विकास तेजी से होता है। प्रधानमंत्री का यह एजेंडा 2024 का है, पिछले चुनाव का भी था। विपक्ष के इस एजेंडे के बरक्स कि सरकार को अल्पमत में ले आ देना है या सरकार की सीटें कम कर देनी है, उसके बरक्स प्रधानमंत्री ने राजनीतिक स्थिरता और सरकार, स्थायी और मजबूत सरकार का एक विमर्श खड़ा किया। उन्होंने इसके फायदे बताए। प्रधानमंत्री के राजनीतिक एजेंडा, 2024 का राजनीतिक एजेंडा सेट करने की दूसरी अहम बात यह थी जब उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का जो सपना था, देश के आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का जो सपना गांधी ने देखा था, उस सपने को पूरा करना है। प्रधानमंत्री इतना कहकर नहीं रुके। उन्होंने एक समूह, एक समुदाय के बारे में बताया। उन्होंने कहा, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, आदिवासी, महिलाएं, किसान, युवा, उन्होंने इन सबका अलग अलग जिक्र किया। उन्होंने आदिवासियों की बात की, उन्होंने दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की बात की, किसानों की बात की, युवाओं की बात की, महिलाओं को भी उसी श्रेणी में रखा। प्रधानमंत्री की ये बातें उस समूह तक पहुंचने की कोशिश है जो समूह सबसे बड़ा मतदाता समूह है, जिसका वोट सबसे ज्यादा महत्व रखता है। प्रधानमंत्री ने उस समूह तक देश की उपलब्धियां और देश का विकास पहुंचाने की बात कही। उन्होंने ये कहते हुए, उन्होंने उसके बाद अपने भाषण में आगे उन्होंने नौजवानों का खास तौर से आह्वान किया। खास तौर से उन्होंने युवाओं का जिक्र किया, ऐसे युवाओं का जिनकी उम्र आज 20-25 साल है। उन्होंने बार बार अपने भाषण में कहा कि यह अमृत काल का प्रथम प्रभात है, यह पहली सुबह है अमृत काल की। अगले 25 साल में, यानी जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तब देश कहां होगा, इसका जब वो विजन बता रहे थे, जब इसका नक्शा खींच रहे थे, तब उन्होंने 20-25 साल के युवाओं का खास तौर से उनसे अपील की, खास तौर से उनका आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो 20-25 साल के हैं, जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब वो 50-55 साल के होंगे। उन्हें अपने सपने बुनने हैं, उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार उनकी सहभागी बनेगी, सरकार उनकी हर तरह से मदद करेगी, और वो देश के अगले 25 साल का जो अमृत काल है उसमें वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। नौजवानों से यह अपील मामूली नहीं है। वैसे भी
सबको पता है कि नौजवान, खासतौर से जो पहली बार या दूसरी बार वोट कर रहे होते हैं, उनका रुझान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ होता है। वे प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं, उनकी बातों को पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री बार बार युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं की बात कर रहे थे, वो बातें उन्हें आकर्षित करती हैं। उन्हें सीधा, उनका आह्वान, सीधा संवाद प्रधानमंत्री का था कि आप जुड़े, आप देश के विकास में भागीदार बने। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री ने जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया वो नारी शक्ति की बात है। यह बात कहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हो सकता है कि यह बात लाल किले से कहने के योग्य न मानी जाए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने पहले भाषण में स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति की बात कही थी, उसी तरह से उन्होंने नारी के अपमान की बात उठाई। यह कहते हुए प्रधानमंत्री हल्के भावुक भी हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि यह किसी तरह से यह विमर्श भारत के समाज में स्थापित हो गया है, बातचीत में यह बात आ गई है कि लोग नारी का अपमान करते हैं। उनका अपमान नहीं होना चाहिए। यह राजनीतिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 10-15 साल की यह परिघटना है कि महिलाएं एक अलग मतदाता समूह के रूप में निकली हैं। उन्होंने अलग तरह से वोट करना शुरू किया है। जाति, धर्म, समाज, इन सब बातों से अलग हटके उन्होंने वोट करना शुरू किया है। तो उन्हें संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्त्री को अगर मौका मिले तो वो किस मिजाज से काम करती है, देश के सपने कैसे तेजस्वी हो जाएंगे, देश का विकास कैसा हो जाएगा, इसे ध्यान करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं में, स्त्रियों में इन्वेस्टमेंट की बात कही, उनमें निवेश करने की बात कही। यह एक बड़े वोट समूह को एक सामाजिक समस्या की तरफ ध्यान खींचते हुए प्रधानमंत्री ने इसका बहुत बखूबी राजनीतिक इस्तेमाल भी किया। इसके बाद उन्होंने देश की 2 बड़ी समस्याएं बताई, एक भ्रष्टाचार और दूसरा परिवारवाद। इसमें भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री के एजेंडे में सबसे पहले दिन से शामिल रहा है। जब उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो उनका निशाना भ्रष्टाचार पर ही था। वो इसके खिलाफ बार बार उन्होंने हर अपने एजेंडे में, हर जिस भी नई नीति को उन्होंने लागू किया, उसके लिए यह जरूर कहा कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। उन्होंने भ्रष्टाचार का जिक्र किया और लोगों से, देश के लोगों से अपील की। यह कहा कि आज भी ऐसा होता है कि जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं, जो सजा याफ्ता हैं, जिनको सजा होना तय हो गई है, जिनका भ्रष्टाचार प्रमाणित है, उनके प्रति भी लोग सहानुभूति रखते हैं, उनका भी महिमा मंडन करते हैं। यह नहीं होना चाहिए। अब याद करें कि पिछले 8 साल में देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को भ्रष्ट साबित करने के लिए, उनके नेताओं को भ्रष्ट बताने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया गया है। केंद्र सरकार की एजेंसियों का निशाना सिर्फ विपक्षी पार्टियां रही हैं। भाजपा के आईटी सेल का निशाना सिर्फ विपक्षी पार्टियां रही हैं। हर नेता की कुछ ना कुछ कमी निकाली गई है। हर नेता के आसपास के लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। आसपास के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से ये लोगों के दिल दिमाग में ये बात बैठाई गई है कि विपक्ष भ्रष्ट है, और फिर उसका महिमा मंडन न करने की प्रधानमंत्री अपील करें, तो इसका सीधा मतलब है कि वो उसका राजनीतिक इस्तेमाल, उस पूरे एजेंडे का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने दूसरी बात परिवारवाद को कही, भाई भतीजावाद को दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन बताया। यह विमर्श प्रधानमंत्री के एजेंडे में पहले नहीं था। पहले जब वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे तो सिर्फ कांग्रेस की बात होती थी, लेकिन पिछले 6-8 महीने से उन्होंने वंशवाद पर बहुत जोरदार हमला किया है अपने हर कार्यक्रम में, चाहे वह कार्यक्रम राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या यहाँ तक कि सरकारी हो, उसमें वो इसका जिक्र जरूर करते हैं। इस बार उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि जब वो परिवारवाद और भाई भतीजावाद की बात करते हैं तो उनका मकसद सिर्फ राजनीतिक नहीं होता है। समाज के जीवन के हर क्षेत्र में यह बीमारी बैठ गई है और हर क्षेत्र से इसको निकाल बाहर करना है। उनकी यह बात निश्चित रूप से उन लोगों को अपील करेगी जो सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, जो अपना जीवन चलाने के लिए, मामूली चीजें हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं, और उनको लगता है कि कोई व्यक्ति इंटाइटल्ड है, किसी बड़े आदमी का पुत्र है, उसे वह चीजें आसानी से मिल रही हैं। तो ऐसी यही आबादी सबसे बड़ी है इस देश में। तो प्रधानमंत्री के यह कहने का मैसेज भी बहुत दूर तक गया हुआ है। एक और बात अंत में जिससे 2024 का राजनीतिक एजेंडा तय होता है, वो ये है कि प्रधानमंत्री ने पंच प्राण, जिस पंच प्राण की घोषणा की, उसमें उन्होंने एक घोषणा नागरिकों के कर्तव्य की थी। वो 5वीं जो उनका प्रण था, 5वां और 5वीं जो जिसका प्राण शक्ति उन्होंने कहा, वो नागरिकों के कर्तव्य की है। यह भी पिछले 1 साल 1.5 साल की बात है जब सरकार की एजेंसियां, इसके सहानुभूति रखने वाले तमाम लोग कर्तव्यों की बात करने लगे हैं। कर्तव्य की बात तब आती है जब व्यक्ति को सारे अधिकार मिले हुए हों।
कर्तव्य की बात तब आती है जब व्यक्ति के जीवन की सारी बुनियादी सुविधाएं उसको दी गई। कर्तव्य की बात तब आती है जब किसी व्यक्ति का जीवन स्तर उस स्तर से ऊंचा उठ गया हो जो आजादी के 75 साल पहले जो स्तर था उसका। कर्तव्य की बात तब आती है जब उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के साथ जीवन जीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। क्या आज ये सारी चीजें उपलब्ध हैं? इसका जवाब है नहीं। प्रधानमंत्री के 8 साल के शासन में भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आज भी देश की बड़ी आबादी वंचित है, गरीब है। उसे सस्ती और अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं है, उसे सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उसे जीवन की बुनियादी चीजें हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 80 करोड़ से बड़ी आबादी 5 किलो अनाज पर पल रही है। ऐसी आबादी से कर्तव्य की बात करने का मतलब यह है कि आपकी जो जिम्मेदारियां थी जो आप पूरी नहीं कर पाए हैं, उनसे आप ध्यान हटा रहे हैं। आप लोगों को यह कहना चाह रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि देश ने तुम्हें क्या दिया या सरकार ने तुम्हें क्या दिया, तुम ये देखो कि तुमने देश को क्या दिया। जैसे ही ये बात आती है वैसे ही आपकी सारी जिम्मेदारियां गौण हो जाती हैं। आपकी सारी जवाबदेही जो होनी चाहिए थी उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता है। तो इस तरह इन सारी बातों से प्रधानमंत्री ने 2024 का एजेंडा सेट किया है। उन्होंने महिलाओं, युवाओं का आह्वान किया है, किसानों का आह्वान किया है, उन्होंने विपक्ष को निशाना साधा है, विपक्ष पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का एजेंडा उठाया है। उन्होंने कर्तव्यों की बात कह करके अपनी जवाबदेही से पर पर्दा डालने की कोशिश की है और इस तरह की इन तमाम बातों से 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट किया है। जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।